अब हमारा हृदय का सम्राट भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हो गए। उनके स्वागत के लिए पहले हमारा यहाँ का संसद, लोकप्रिय संसद एस.एस. अहलुवालिया जी को हम आग्रह करते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर को स्वागत कीजिए। अब गोरखा जनमुक्ति के ओर से खादा पहन करके स्वागत करेंगे रोशन भाई। खादा पहन करके स्वागत करेंगे आशा गुरुंग, महिला का चीफ है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा महिला का। अब हमारा सतपाल जी महाराज, उन्होंने भी स्वागत करेंगे, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर सतपाल जी महाराज। अब हमारा सिलीगुड़ी जिला का अध्यक्ष, यहां का एक जो हमारा लोक संस्कृति है उस देकर स्वागत करेंगे अरुण प्रसाद सरकार।
अब मैं हमारा लोकप्रिय सांसद माननीय सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया जी को 2-4 शब्द कहने के लिए आग्रह करता हूं। एडु शांत हो जान और एक बार भारत मातार जय जयकार दुई मुष्टि बेदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के रही उत्तरार मयदाने उपस्थित देशेर प्रधानमंत्री और आमादेर मने प्राणेर नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचे उपस्थित सम्मानित नेतागण मनीषीगण और এই ময়দানে उपस्थित আমার বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন और আমার মা বোনেরা और সংগ্রামী সাথীগণ, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আপনার ওকালতি করার জন্য একটু হিন্দিতে বলি, কেননা আপনার ওকালতি যদি করি আর যদি জাজ সাহেব আমাদের জাজ সাহেব যদি বাংলা না বোঝেন, सिद्धार्थ जी, मैं अनुमति मांग रहा हूं जनता जनार्दन से कि मैं उनकी वकालत देश के प्रधानमंत्री और मन प्राण के नेता सबके हरदल नरेंद्र मोदी जी के सामने आपकी बात जो रखूं वो मैं हिंदी में रखूं कि उनको भी समझ आए और आप पर विचार हो सके। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि दार्जिलिंग लोकसभा एकमात्र ऐसी लोकसभा है पूरे देश में जिसके 3 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। मैं जब अपने इलाके में घूमता हूं तो कभी भूटान का मोबाइल पकड़ता है, कभी नेपाल का मोबाइल पकड़ता है और तो कभी बांग्लादेश का मोबाइल पकड़ लेता है। और आज उस भूमि पर खड़े हैं। और चौथी चीज जो है कि ये गेटवे ऑफ उत्तर पूर्व है, उनका द्वार है, जिसको भी उत्तर पूर्व या म्यांमार से लेकर हानोई तक अर्थात वियतनाम तक जाना है तो हमारी छाती के ऊपर सिलीगुड़ी और इस बागडोगरा की सड़क के ऊपर से ही गुजरना पड़ता है। विकास की गति रुकी हुई है। हमें चाहिए स्मार्ट कॉरिडोर, हमें चाहिए स्मार्ट कॉरिडोर के माध्यम से स्मार्ट रेल कॉरिडोर, रोड कॉरिडोर और एयर कॉरिडोर कि पूरे उत्तर पूर्व की उन्नति हो सके और विकास हो सके। यहां के नौजवान जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं वो नौकरी करने कहीं कहीं बाहर जाते हैं, उनको यहां रोजगार मिल सके। चाय का उत्पादन यहां वो होता है। प्रधानमंत्री महोदय, जब आप पिछले वर्ष क्वीन ऑफ एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन के साथ में खाना खाने के लिए गए थे, उस भोज में आपके सम्मान में जो भोज दिया गया था, आप जो उपहार ले गए थे उसमें आप दार्जिलिंग की मकई बाड़ी टी भी ले गए थे, यहीं की चाय ले गए थे। कितना सम्मान दिया आपने यहां के चाय बागान वालों को जो चाय का उत्पादन करते हैं, क्योंकि उसको दुख को दर्द को आप समझते हैं। और हमें उम्मीद है कि चाय बागान के मजदूरों के लिए, चाय बागान की उन्नति के लिए, इस इलाके के विकास के लिए आप जरूर कुछ कदम उठाए हैं और अच्छे कदम उठाएंगे कि यहां चाय का और विकास हो सके।
और जो मजदूर चाय का उत्पादन करके विदेशी मुद्रा कमाता है, उसके घर में रोटी पहुंच सके, उसके घर बिजली पहुंच सके, उसके घर पीने का पानी पहुंच सके, उसके घर स्वास्थ्य मुहैया हो सके, उसकी सारी व्यवस्था हो, रहने को छत हो, करने को काम हो, उसके बच्चों को मजदूरी करने के लिए मजबूर ना होना पड़े, ये उम्मीद करता हूं मैं। जिस गोरखा को हम जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी के रूप में जानते हैं, वो गोरखा समाज कई वर्षों से एक विश्वविद्यालय की मांग कर रहा है, पुकार पुकार कर कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय दे दो हमारे पहाड़ों में, क्योंकि हमारे बच्चे नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ते हैं। जब यहां कॉलेज खुले होते हैं तो हमारे यहां ठंड होती है, हमारे कॉलेज बंद होते हैं, और जब ठंड के बाद कॉलेज खुलते हैं तो इम्तिहान आ जाते हैं, और उस इम्तिहान में गोरखा बच्चे बच्चियां पढ़कर पास नहीं हो सकते। इसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं। ये सेमेस्टर कैसे बदल सकते हैं, क्यों ना उसको विश्वविद्यालय दिया जाए। 1953 में पहला रिजोल्यूशन पास किया दार्जिलिंग के म्युनिसिपल कमिश्नर्स ने, और तब से वो लंबित पड़ा है, आज तक विश्वविद्यालय नहीं बन सका, जबकि इस इलाके को शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। पर मिशनरियों ने आकर स्कूल खोले, कॉलेज खोले, किंतु सरकार ने अपना विश्वविद्यालय नहीं खोला। ये दुर्भाग्य की बात है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि वहां विश्वविद्यालय खुले। मैं आपको बधाई देता हूं, मैं आपको बधाई देता हूं कि गोरखा के 11 जनजातियों को आदिवासी के सूची में डाला जाए, इस पर विचार करने के लिए आपने जो सिक्किम की अनुशंसा को मानते हुए एक समिति का गठन किया है, तो सारे देश के गोरखाओं को लग रहा है कि आप न्याय करने के पथ पर हैं, और मैं उम्मीद करता हूं ये न्याय आप जल्दी से जल्दी करेंगे। और यही उम्मीद करता हूं मैं हमारे राजवंशी भाइयों को, जिस राजवंशी भाइयों ने उनकी वीरता, वीर शिलाराय के बारे में कौन नहीं जानता, किंतु दुर्भाग्य है कि यहां राजवंशी परिवार के बच्चे महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं, शिवाजी को पढ़ते हैं, भगत सिंह को पढ़ते हैं या सुब्रमण्यम भारती को पढ़ते हैं, पर विश्ववीर शिलाराय के बारे में देश का कोई भी आदमी नहीं जान सकता, क्योंकि वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए और विश्ववीर शिलाराय की एक बड़ी मूर्ति पार्लियामेंट के परिसर में या दिल्ली में लगाई जाए कि सारी दुनिया से जो लोग आते हैं तो इन वीर पुरुषों के बारे में जान सके। ये वीर पुरुष जिस भाषा, राजवंशी कामतापुरी भाषा को बोलकर मुगलों को आक्रमण को रोक रहे थे, आज उनकी मां बोली नहीं है, 8वीं सूची में अंकित हो, संविधान की उसको रिकॉग्नाइजेशन मिले, उस शेड्यूल में आ सके, उसके लिए हमारी मांग है कि अपनी मातृभाषा बोलने का अधिकार राजवंशियों को मिल सके। और अपनी मातृभाषा में अपना इतिहास यहां के लोग पढ़ सके और जान सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस पर भी गौर फरमाएंगे। और उसके साथ साथ हमारे नमोसूत्रों भाई, जिस वक्त पाकिस्तान बना था, पूर्वी पाकिस्तान बना, तो बहुत सारे हिंदू परिवारों को उन्होंने ये कहकर रोक दिया कि आप आराम से आ रहिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। पर परवर्ती काल में देखा गया कि उनकी जमीनें छीन ली, उनके घरों पर कब्जा खेल लिया, उनकी जवान बहू बेटियों की इज्जत लूटने लगे, उनको जबरन धर्म परिवर्तन करने की मांग करने लगे। अंततः वो अपने जान माल और अपने परिवार की महिला सदस्यों की इज्जत बनाने के लिए भागकर भारत माता की भूमि पे आए और यहां शरण ली। ना आज तक 67 वर्षों में इन्हें शरणार्थी का दर्जा मिला और ना ही इनको नागरिकता दी गई। पर मैं आपको बधाई देता हूं, ये सारे जन समूह के माध्यम से बधाई देता हूं कि आपने
पिछले वर्ष, ठीक पिछले 2 वर्ष के पहले 10 अप्रैल को अप्रैल के मैदान में आपने मेरे लिए जब भाषण देने आए थे तो आपने कहा था नमो शूद्रों से मेरा नाम जुड़ा हुआ है और आप नागरिकता प्रदान करेंगे, और जिसकी पहल आपने कर ली। और 7 सितंबर 2015 को आपने नोटिफिकेशन कर दिया कि कोई भी हिंदू बांग्लादेशी हिंदू या पाकिस्तान में रहता हुआ हिंदू अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले यहां आया है तो उनको नागरिकता प्रदान करती जाएगी, और उसकी तैयारी हो रही है। मैं इस जनसमूह की तरफ से आपको बधाई देता हूं कि आपने जो काम किया है। हमारे साथ आए हैं अविनाश जी, धड़न अविनाश सरकार जी, हमारे दाढ़ी जान अविनाश सरकार जी, जो 87 साल के हो गए, 87 वर्ष के हो गए, अखिल भारतीय नमो शूद्रों विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, और कहते हैं हमारी 3 पुश्तें ना तो शरणार्थी बन सकी, ना नागरिक बन सकी, एक ही परमिट पर हम यहां रह रहे हैं, ना हमारे बच्चे पढ़ लिख सके, ना रोजगार मिल सका। तो आपने न्याय देना है इनको, आपने न्याय देना है इस नमोशूद्र समाज को, जो पश्चिम बंगाल में, खास करके उत्तर बंगाल में बहुत संख्या में है, उनको न्याय देना है। और उम्मीद करता हूं आप न्याय देंगे, और उसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा, राजवंशी परिवार के साथ में 30 अगस्त 1949 को एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें वीपी मेनन ने दस्तखत किया था और कहा था कि नारायणी सेना के जो फौजी हैं, नारायणी सेना अर्थात राजवंशी कूच बिहार परिवार के जो फौजी हैं, उनको हम भारतीय सेना में ले लेंगे और ये नारायण शब्द की प्रयोग करके सेना बनाएंगे। मेरी आपसे मांग है कि हमारे यहां बहुत सारी रेजिमेंट हैं जो अपनी जात पर, धर्म पर, अपने उस इलाके के गौरव को लेकर कुर्बानियां देती है और भारत माता की रक्षा करती हैं। इस नारायणी सेना की रेजिमेंट भी बनाने की कृपा करें, और इस राज्य को, इस इलाके को, जो लोग आज तक अपने अधिकारों से वंचित हैं, चाहे वो गोरखा हो, चाहे वो चाय बगान का आदमी हो, और चाहे वो नमोशूद्र हो, और चाहे वो राजवंशी हो, और चाहे वो सिलीगुड़ी की ये विकास नहीं हुआ वैसी जनता हो। मैं अंतिम बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। आपको विकास पुरुष के नाम पर जाना जाता है। विकास पुरुष के नाम पर जब जाना जाता है तो विकास जब होता है तो घर टूटते हैं, सड़कें टूटती हैं, बहुत सारी चीजें टूटती हैं और नई सड़कें निर्माण होती हैं। आपकी विकास नीति के साथ में पुनर्वास की नीति भी है, पर पुनर्वास की नीति के लिए राज्य सरकार की मदद चाहिए होती है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, ममता बनर्जी इस पुनर्वास की नीति पर विश्वास नहीं करती। ये घर तोड़ना चाहती है, घर जोड़ना नहीं चाहती। और आपने वादा दिया है कि कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पर छत नहीं होगी। तो जहां विकास पुरुष के लिए के काम के विकास के लिए घर टूटेंगे, वहां घर बनाने पड़ेंगे, अलग जगह में पुनर्वास करना पड़ेगा, वो व्यवस्था होनी चाहिए। और यही उम्मीद करके मैं समझता हूं कि हमारे इलाके की जो बातें हैं आपके सामने रखी हैं कि আপনাদের কথাগুলো রাখতে পেরেছি, একটু জোর গলায় একটু একবার भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। আর আমি একটা নারা দিচ্ছি, আর নাই চাই, আর নাই দরকার তৃণমূল সরকার। তারপর বলবো বাংলার দরকার বিজেপি সরকার। আর নাই দরকার
नहीं दौड़कर, और नहीं दौड़कर। एडू जोर गलाय भाई, दिल्ली अब्दी आवाज यदि ना जाए तो राइटर से नोड़ाते थकबे हो। और नहीं दौड़कर, बांग्लार दौड़कर, बांग्लार दौड़कर, बांग्लार दौड़कर। वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद आलूवाले जी। अब हमारा दिल के धड़कन, हमारा देश का प्रधानमंत्री और हम यहाँ जो सब बैठे हैं, सबके आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीमान सिद्धार्थनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव श्रीमान विश्वप्रिय रॉय चौधरी, दार्जिलिंग के लोकप्रिय सांसद श्रीमान अहलुवालिया जी, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव श्रीमान रोशन गिरी जी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के नेता श्रीमान जॉन बोरला जी, अखिल भारतीय नामोशूद्र विकास परिषद के अध्यक्ष श्रीमान अविनाश सरकार जी, ग्रेटर कोच बिहार पीपल्स परिषद के अध्यक्ष श्रीमान अनंत राय जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमान अरुण प्रसाद सरकार जी, श्रीमान सतपाल महाराज जी, श्रीमती आशा गुरुंग जी, और इस चुनाव में जलपाईगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान तपन रॉय जी, राजगंज विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार श्री प्रकाश रॉय, डाबग्राम फुलवाड़ी विधानसभा से श्रीमान रथिंद्र बोस, कलिम्पोंग से श्रीमती सरिता राय, दार्जिलिंग से श्रीमान अमर राय, कुशेआंग से डॉक्टर रोहित शर्मा, माटीगारा नक्सलबाड़ी से श्रीमान आनंदमय बर्मन, सिलीगुड़ी विधानसभा से डॉक्टर गीता चटर्जी, फसीदेवा विधानसभा से श्रीमान दुर्गा मुर्मू, चोपड़ा विधानसभा से श्रीमान साजन राम सिंह, इस्लामपुर से डॉक्टर सोमा रूप मंडल जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नक्सलबाड़ी उत्तरा माठे उपस्थित मां बोनेरा ओ बंधुगण, आमी ठीक दुई बचोर पोर आपनार काछे एसेছি, तोखन आपनारा एसएस आहलुवालिया जी के निर्वाचित करे आमाके लोकसभाए संख्या गरिष्ठता दिएছেন, তার জন্য আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিতে আবার এসেছি। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज
सुबह से पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाएं कर रहा हूं और मैंने अनुभव किया कि लोकसभा के चुनाव के समय भी ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा था जो इस चुनाव में मैं देख रहा हूं। आमतौर पर चुनाव होते हैं अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए। मतदाता मन बनाते हैं कि इस बार कैसी सरकार चुनेंगे, किसको लाएंगे, किसको हमारा 5 साल के लिए हमारा भविष्य सुपुर्द करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव, उसका मिजाज कुछ और नजर आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार पश्चिम बंगाल के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा देने के मूड में है। इस चुनाव में जनता न्यायाधीश बनकर के एक बार ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहती है, उनको सजा देना चाहती है। क्योंकि लोगों का 34 साल तक लेफ्ट वालों ने जो राज किया, उसकी तो बर्बादी थी ही थी, उसके तो गांव गहरे थे। लेकिन पिछले 5 साल में उन गांवों को और गहरा किया गया। उन गांवों में और तेजाब छिटका गया, एसिड छिटका गया और लोगों की पीड़ा को यातनाओं में बदल दिया गया। और इसलिए जनता 34 साल तक तबाह करने वाले लेफ्ट को और पिछले 5 साल में बर्बादी का बंजर दिखाने वाले टीएमसी को सजा देने के मूड में ये चुनाव में पश्चिम की बंगाल की जनता दिखाई दे रही है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां के लोग जागरूक हैं, यहां के लोग समझदार हैं, यहां के लोग विचारवान हैं। वे अब पश्चिम बंगाल को और बर्बाद होने देना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि अगर ये दोनों जाएंगे, उसके बाद जो आएगा भला हो या न हो, लेकिन कम से कम बुरा तो नहीं करेगा। लेकिन मैं जनता जनार्दन को विश्वास दिला रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को अवसर दीजिए, क्योंकि हम इस चुनाव में 3 एजेंडा लेकर के निकले हैं। 3 एजेंडा मेरे हैं जिसके लिए मुझे पश्चिम बंगाल में सेवा करने का मौका दीजिए। मेरा पहला एजेंडा है विकास, दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास और तीसरा एजेंडा है चारों तरफ विकास, विकास और विकास। भाइयों बहनों, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लोगों को गुमराह करने की भरपूर कोशिशें होगी,
अल्पकालीन फायदे की बातें भी होगी, लेकिन पिछले 60 साल का हमारा अनुभव है, इस प्रकार की वादेबाजी करके आए हुए लोगों ने 60 साल में हमारा भला नहीं किया है। एक जमाना था जब पश्चिम बंगाल पूरे हिंदुस्तान का मार्गदर्शन करता था। पश्चिम बंगाल की पूरी दुनिया में ऐसी साख थी, ऐसी आबरू थी कि विश्व भर के लोग कलकत्ता आना चाहते थे। अंग्रेजों ने भी आकर के कलकत्ता में अपना डेरा तंबू डालने का तय किया था। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसा भव्य, दिव्य, समृद्ध, संपन्न, विकसित प्रदेश के रूप में पूरे देश की शान बढ़ा रहा था। यहां के बुद्धिवादी लोग जो सोचते थे, पूरा हिंदुस्तान बाद में उसे सोचने के लिए मजबूर होता था। लेकिन देश आजाद होने के बाद पहले कांग्रेस ने, बाद में लेफ्ट ने और आखिर में दीदी ने कुछ नहीं बचने दिया, कुछ नहीं बचने दिया, बर्बाद करके रख दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपका संकल्प होना चाहिए कि इस बार हम किसी भी हालत में इन दोनों में से किसी को राज नहीं करने देंगे, बंगाल को बर्बाद नहीं करने देंगे। ये हमारा दार्जिलिंग चाय के लिए जितना मशहूर है, उससे ज्यादा शिक्षा के लिए मशहूर हुआ करता था। देश भर के गणमान्य लोग अपने संतानों को यहां दार्जिलिंग में पढ़ाई के लिए भेजते थे और बेटा दार्जिलिंग में पढ़ता है, इस बात का गौरव किया करते थे। आज हालत ये हो गई कि दार्जिलिंग के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। यह हालत पैदा कर दी। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप मुझे बताएं, चाय बागान के हमारे मजदूर भाई बहन, मैं हैरान हूं कि यहां की राज्य सरकार को मालिकों के साथ तो जो चाहे वो करने के लिए तैयारी रहती है, लेकिन चाय बागान के मजदूर शौचालय मांगे, शौचालय वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल मांगे, देने के लिए तैयार नहीं है। बुजुर्गों के लिए दवाखाना मांगे, देने के लिए तैयार नहीं है। अरे वेलफेयर का एक दफ्तर खोलना चाहिए, वो भी खोलने के लिए तैयार नहीं, वरना मजदूर आकर के शिकायत करेंगे तो सरकार की फजेत हो जाएगी। भाइयों बहनों, ऐसा जुल्म करने का लोकतंत्र में किसी सरकार को अधिकार नहीं है। और इसलिए समय की मांग है कि जो आपके हर अधिकारों को छीन रहे हैं, जो आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अब उनको हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर दीजिए। मुझे बताइए, आपके यहां शारदा चिटफंड में आपके पैसे डूबे कि नहीं डूबे? पूरी ताकत से बताइए, पैसे गए कि नहीं गए? गरीबों के पैसे गए कि नहीं गए? मजदूरों के पैसे गए कि नहीं गए? मेहनतकश इंसान के पैसे गए कि नहीं गए? भाइयों बहनों, ये शारदा चिटफंड में गरीब के सिर्फ पैसे नहीं गए हैं,
उसके सपनों चूर चूर हो गए, सपने चूर चूर हो गए। उसने बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे, आज बेटी कंवारी रह गई। उसने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे रखे थे, बच्चा आगे की पढ़ाई की उसकी रुक गई। जिसने अपना घर बनाने के लिए पैसे रखे थे, उसका घर नहीं बना, वो आज जोगी जुगी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन शारदा चिटफंड की बात आती है तो ममता दीदी को गुस्सा आता है। क्यों? मजदूरों के हक के पैसों की हम बात करें इसलिए आपको बुरा लगता है? क्या गरीबों की भलाई के लिए कोई सोच नहीं हो सकती है? मैं बताता हूं भाइयों, अगर सरकार गरीबों के लिए जीने वाली हो, सरकार अगर गरीबों के लिए सोचने वाली हो, सरकार अगर गरीबों का भला करना का इरादे रखने वाली हो, तो वो क्या करती है? वो शारदा चिटफंड नहीं लेने देती। गरीबों के पैसे डूब जाएं, ऐसी दुकानें खोलने का हक नहीं देती है। अगर गरीबों का भला करने वाली सरकार होती है तो प्रधानमंत्री जनधन योजना लाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना देश के करोड़ों करोड़ों गरीब बैंक के दरवाजे तक जा नहीं सकते थे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना लाए, बैंक के दरवाजे खोल दिए ताकि ये शारदा चिटफंड जैसे लोग इन गरीबों को फंसा करके लूट न लें। हमने गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए, जनधन अकाउंट खोल दिए, उनका इंश्योरेंस निकाल दिया, उनको रुपए कार्ड दे दिया। और अगर बैंक का खाता खोल गया, रुपया कार्ड है, और अगर उसके परिवार में अकस्मात हो गया तो 2 लाख रुपया का बीमा भी मंजूर कर दिया। भाई, अगर इस प्रकार बैंकों का उपयोग गरीबों के लिए किया होता तो शारदा चिटफंड न होते और गरीबों के पैसे लूट नहीं लिए जाते। लेकिन भाइयों बहनों, आपने हमें बिठाया है और मैंने आपको वादा किया है, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है और इसलिए ये हमने करके दिखाया। भाइयों, अब कोई चिटफंड वालों को गरीबों को लूटने का अवसर नहीं मिलेगा। दरवाजे बैंक के खुल गए तो चोर लुटेरों के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। भाइयों बहनों, मुझे ये तो समझ आता है, दीदी जब पिछली बार चुनाव में आई थी तो कहती थी मां, माटी और मानुष। याद है ना? याद है ना? आप लोगों को याद है ना? मां माटी मानुष, मां माटी मानुष। 5 साल हो गए, दीदी ने बोलना बंद कर दिया। इस चुनाव में तो बोलती नहीं है, न मां को याद कर रही है, न माटी को याद कर रही है, न मानुष को याद कर रही है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मां, माटी और मानुष की बात करते हैं वहां तो खेल चल रहा है मौत का, वहां खेल चल रहा है मनी का। अब मां, माटी, मानुष नहीं है, अब तो मौत है और मनी है। यही कारोबार चल रहा है भाई। अभी मैं सुबह एक स्थान पर गया था, कल ही चाय के 2 मजदूर बेमौत मर गए। कुछ दिन पहले विवेकानंद पुल टूट गया कलकत्ता में, निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिए गए। चारों तरफ कभी बम धमाके, कभी हत्या, कभी दंगे, कभी टीएमसी वालों का जुर्म, मौत ही मौत नजर आता है। मां, माटी, मानुष लोगों को अब मौत के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा है।
और आपने टीवी पर देखा होगा, नारद, शारदा से नारदा, अब तो लाज शर्म भी नहीं बची है। टीवी के कैमरा के सामने कितना दोगे, कब दोगे? अच्छा लाओ, कितना लाए हो, गिन लेता हूं, ऐसे जेब में रख देते हैं ऐसे। भाइयों बहनों, ये टीवी पर आपने रुपयों की लूट देखी कि नहीं देखी? ये मनी का कारोबार देखा कि नहीं देखा? ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच देखा कि नहीं देखा? क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई क्या? दीदी ने उनका जवाब मांगा क्या? उन्हीं की पार्टी के लोग हैं और वे आज उनको सुरक्षा दे रही, उनका बचाव कर रही है। भाइयों बहनों, ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, जनता जनार्दन का है, जो लूटा गया है। ये मनी का कारोबार है, जिसके कारण ये दुर्दशा है। और ये जो पुल टूटा है ना, उसमें जिन लोगों के नाम आते हैं वही लोग टीवी में उधर वो काम करते दिखाई देते, दूसरे नहीं है, वही है। शारदा में भी वही, नारदा में भी वही, पुल गिर जाए तो भी वही। ये है मां माटी मानुष का चरित्र। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब ये पश्चिम बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। आप मुझे बताइए, जो इलाका दुनिया के 3 देशों से जुड़ा हुआ हो, वो तो कैसा नजराना होना चाहिए। वहां के रोड कितने उत्तम होने चाहिए, वहां की व्यवस्थाएं कितनी उत्तम होनी चाहिए। 3 देश के लोगों को लगना चाहिए, अच्छा ये हिंदुस्तान है, ऐसा बनाना चाहिए। उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। और हम इसीलिए वोट मांगते हैं आपसे कि एक बार पश्चिम बंगाल में हमें सेवा करने का मौका दीजिए। हम इसको नंबर 1 पर लाकर के खड़ा कर देते कि नहीं खड़ा कर देते, देखिए। मैं हैरान हूं भाइयों कि जिस प्रकार से मैं पिछले लोकसभा में आया तो भी नमो शूद्र के लोग मुझे मिले थे। और आलूवालिया जी, मैं एक बात की बधाई देता हूं, आपने ऐसा उत्तम एमपी चुना है, ऐसा उत्तम एमपी चुना है, वो मुझे भी सोने नहीं देता है। इस इलाके की भलाई के लिए आपका सांसद इतना सक्रिय है, आधी रात को वो प्रधानमंत्री के दरवाजे खटखटाता है और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात मेहनत करने वाला, इसके पहले शायद कभी कोई सांसद आपको मिला नहीं होगा भाई। और सारी समस्याएं लोगों की, किसी का व्यक्तिगत काम लेके वो नहीं घूमते। समाज का भला, इलाके का भला, विद्यार्थियों का भला, रोजगार की संभावनाएं, ये उनके सपने होते हैं और उन सपनों के लिए आपके लिए काम करते हैं भाइयों। और जब आपका सांसद इतना काम करता है तो मुझे भी तो काम करने का मजा आता है। बांग्लादेश से पीड़ित लोग आए, क्यों इतने साल तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? हमने उस समाधान को कर दिया भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, यहां कुछ समाज हैं जिनको जनजाति में जोड़ना था, कई वर्षों से बेचारे मांग कर रहे थे, उनका अधिकार था। हमारे यहां भुजेल, गुरांग, मंगर, नेवार, जोगी, खस,
राई, सुनवर, थामी, याखा, धीमल, ये सारा समाज उनको एसटी में जाने के लिए कितने सालों से बात लटकी पड़ी थी। हमारे अहलुवालिया जी पीछे लगे, उन्होंने कहा साहब ये मैंने वादा किया काम पूरा करना है, और आप देखते हैं काम चल पड़ा भाइयों बहनों। जिन राजवंशी लोगों की बात की, सरदार वल्लभ भाई पटेल राजवंशी लोगों की समस्याओं के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, उनके सपनों को कभी हम खारिज नहीं कर सकते। और इसलिए समाज का कोई भी वर्ग अगर पीछे रह जाएगा तो देश कभी आगे नहीं जा सकता है। और इसलिए हमारा सपना है देश को आगे ले जाएगा। आप मुझे बताइए, ये इलाका कृषि की दृष्टि से फलों के लिए कितना उत्तम इलाका है। बगल में सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। बगल में सिक्किम से किसान जो पैदा करते हैं वो दुनिया भर में पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास होता है। ये पश्चिम बंगाल को थोड़ा तो सीखना चाहिए था सिक्किम से। इसी ये दार्जिलिंग का इलाका है, यहां भी वही ताकत पड़ी है जो ताकत सिक्किम में पड़ी है। दार्जिलिंग की उतना ही ऊंचाई हो जाती, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार को इसकी परवाह नहीं थी। हमारा किसान फलों की खेती करे, लेकिन फल बाजार में जाए तब तक आधे तो खराब हो जाए, उसको पैसे न मिले, गरीब किसान बेचारा कहां जाए। हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय कर लिया और अभी उसको लागू कर दिया है महाराष्ट्र में। धीरे धीरे देश के और भागों में भी लागू हो जाएगा। हमने कहा ये जो जितने बोतल के अंदर कोका कोला, पेप्सी, फैंटा, न जाने क्या क्या बिकता है, और लोग पानी का क्या क्या रुपया देता है। मैंने उन कंपनियों को बुलाया, मैंने कहा देखो भाई, आप जो कर रहे हो ना, इसमें अब 5% ये जो नेचुरल रियल फ्रूट होता है ना, उसका जूस मिक्स करना पड़ेगा, कंपलसरी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, पीने वाले को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन मेरे किसानों के फल के लिए बाजार मिल जाएगा। अब उसका फल बिक जाएगा, अब उसको फल खरीदना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर संतरों के लिए, संतरा जो होता है, संतरा के लिए अभी कोका कोला के साथ एग्रीमेंट हो गया। वो वहां के किसानों से संतरा खरीदेगा और अपना जो प्रोडक्ट बनाता है उसमें रियल संतरे का जूस 5% डालेगा। किसान का भी भला होगा और जो पैसे देकर के पीता है उसके भी पेट में संतरे का रस जाएगा। काम कैसे होता है, आप मुझे बताइए। देश आजाद हुआ, आज भी लोग कहते हैं जंगलों को बचाना चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए। यहां इतने सारे हमारी माताएं बहनें होगी जो आज भी घर में लकड़ी का चूल्हा जलाती होगी, जंगलों से लकड़ी लाते होंगे और लकड़ी का चूल्हा जलाती होगी और खाना पकाती होगी। विज्ञान कहता है कि जब मां रसोई घर में खाना पकाती है लकड़ी के चूल्हे पर, उसके कारण जो धुआं होता है, 400 सिगरेट का धुआं एक दिन में उसके शरीर में जाता है। एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं अगर उस मां के शरीर में जाएगा तो उसकी हेल्थ का क्या होगा, उसकी सेहत का क्या होगा। मेरे भाइयों बहनों, क्या कभी किसी को, ये गरीबों के नाम पर वोट मांगने वालों को कभी विचार आया कि मेरी इन माताओं को इन मुसीबतों से मुक्त करें? भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया कि मैं गरीब घरों में जहां मेरी माताएं लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती हैं, उनको गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, कुकिंग गैस के लिए व्यवस्था की जाएगी। और आजादी के बाद पहली बार एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर का कनेक्शन दे दिया। और अभी मैंने बजट में कहा है कि आने वाले 3 साल में
हिंदुस्तान के 5 करोड़ गरीब घर, जिसमें आज लकड़ी का चूल्हा जलता है, उनको 3 साल के अंदर 5 करोड़ परिवारों को गैस का सिलेंडर का कनेक्शन दे दिया जाएगा। लकड़ी के चूल्हे से इन मेरी माताओं बहनों को मुक्ति दे दी जाएगी। भाइयों बहनों, काम ऐसे होता है। हमने जनधन अकाउंट खोला, अरे गरीब देखिए, हमने तो कहा था एक भी पैसा नहीं दोगे तो भी बैंक का अकाउंट खोल सकते हो। गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोले कर दिए, लेकिन गरीबों ने कहा नहीं नहीं मोदी जी, हम गरीब भले हैं लेकिन हमारा भी ईमान होता है, हम मुफ्त का नहीं लेते। और उन्होंने क्या किया, किसी ने 50 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया बैंक में जमा किया। और ये गरीबों ने जो बैंक अकाउंट खोला ना, जीरो बैलेंस से खोलने का सरकार ने तय किया था, लेकिन इन गरीबों ने 35,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवाया। 35,000 करोड़ रुपया। ये है मेरे देश के गरीबों की अमीरी, ये मेरे देश के गरीबों की अमीरी है। और इसलिए मुझे गरीबों के लिए काम करने की इच्छा ज्यादा हो जाती है। हमने एक मुद्रा योजना निकाली। ये मुद्रा योजना कैसी है? आज कोई भी छोटा मोटा व्यापार करता है, चाय बेचता है, चबेना बेचता है, पकोड़े बेचता है, अखबार बेचता है, दूध बेचता है, जूते रिपेयर करता है, बाल काटने का काम करता है। बेचारे को अगर 5,000 रुपया चाहिए, घर मेहमान आने वाले हो, तो किसी साहूकार के पास जाना पड़ता है और वो ऐसा ब्याज लेता है, ऐसा ब्याज लेता है कि गरीब तो बेचारा ब्याज भरते भरते मर जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये गरीबों को ब्याज के चक्कर से छुड़वाना चाहिए कि नहीं छुड़वाना चाहिए? उसको अगर अपना अच्छा काम करना है तो उसको बैंक से पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? उसको साहूकार के घर क्यों जाना पड़े? उसको शारदा चिट फंड में क्यों जाना पड़े? हमने मुद्रा योजना बनाई और मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक कोई भी गारंटी के बिना बैंक के पास जाएगा और अगर कुछ करना चाहता है तो बैंक उसको पैसे दे देगी। भाइयों बहनों, अब तक 3 करोड़ 30 लाख लोगों को बैंकों ने पैसे दे दिए पिछले 3-4 महीने में। 3 करोड़ 30 लाख लोग और करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया। भाई, ये छोटी मोटी अमाउंट ने 1.25 लाख करोड़ रुपया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें देश के सामान्य मानवी को ताकत देनी है, उसका हौसला बुलंद करना है। और इसलिए मैंने कहा हम विकास के काम को लेकर के चल रहे हैं। 2022 तक मेरा सपना है हर गरीब का अपना खुद का घर होना चाहिए। हर गरीब का अपना खुद का घर होना चाहिए और देश में करोड़ों घर बनाने का मैंने बीड़ा उठाया है। आने वाले 6 साल में ये काम पूरा करना है। भाइयों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक के बाद एक काम लेकर के उन कामों को सफल करने की दिशा में हमारी सरकार चल रही है। आपने देखा होगा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला है, वो सारे राज्य आज प्रगति की दुनिया में शुरू के नंबर में आते हैं। और जहां भाजपा को अभी तक मौका नहीं मिला सेवा करने का, वो देश के अंदर आखिरी नंबर पे पड़े हुए राज्य है। आप देखिए, गोवा छोटा सा राज्य आर्थिक ऊंचाई पर ले आए। झारखंड आदिवासियों की बस्ती, आज झारखंड को ऊंचाई पर ले आए। छत्तीसगढ़ माओवाद, नक्सलवाद, उसके कारण रोज मौत के घाट लोगों को उतारा जाए ऐसी दशा, उसके बावजूद भी
छत्तीसगढ़ आज आर्थिक विकास की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कोई भी नाम ले लो, प्रगति करने वाले राज्य आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजर आएगी। जहां भाजपा को सेवा करने का मौका मिला है, वहां राज्यों ने प्रगति की है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, सेवा करने का अवसर दीजिए, आप देखिए स्थिति बदल जाएगी। भाइयों बहनों, मैंने जैसे प्रारंभ में कहा कि मां माटी मानुष, अब वो शब्द बदल करके मौत और मनी से जुड़ गया है। और इसलिए ये टीएमसी की नई परिभाषा बन गई है। और टीएमसी का मतलब क्या है? टीएमसी का मतलब क्या है? टी यानी टेरर। टीएमसी का मतलब है टी यानी टेरर, एम यानी मौत, सी यानी करप्शन। ये टीएमसी है। आपको टेरर से मुक्ति चाहिए, आपको मौत से मुक्ति चाहिए, आपको करप्शन से मुक्ति चाहिए, तो आपसे टीएमसी से मुक्ति लेनी पड़ेगी। अच्छा मुझे बताओ भाई, आपने कभी ऐसा देखा है? अभी केरल में चुनाव चल रहा है और पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है। क्या ऐसा आप सोच सकते हैं? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता आकर के कहते हैं कि हमारे गठबंधन को जिताओ, कम्युनिस्ट और कांग्रेस को जिताओ, हम मिलकर के पश्चिम बंगाल का भला करेंगे। ऐसा कहते हैं ना? कहते हैं ना? यही लोग केरल में यहां से जाते हैं तो दूसरे दिन क्या बोलते हैं? ये कम्युनिस्टों को खत्म करो, ये कम्युनिस्ट रहेंगे तो केरल बर्बाद हो जाएगा। कम्युनिस्ट यहां क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल में? वो कहते हैं कांग्रेस हमारा नया साथी है, हम अब कांग्रेस के साथ मिलकर के टीएमसी को पराजित करना चाहते हैं। और केरल में जाते हैं तो क्या कहते हैं? ये कांग्रेस ने केरल को बर्बाद कर दिया है, केरल को बचाना है तो कांग्रेस से मुक्ति दिलाइए। ये समझ नहीं आता है भाई कि केरल में दोस्ती और केरल में कुश्ती और पश्चिम बंगाल में दोस्ती, ये समझ नहीं आता है भाई। वहां तो लड़ाई लड़ रहे हो और यहां पर बंगाल के लोगों का मूर्ख समझते हो क्या? उनकी आंख में धूल झोंक रहे हो। और इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, ये दोनों एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के हैं। और इसलिए पश्चिम बंगाल का भला तब तक नहीं होगा जब तक आप इन दोनों से मुक्ति न पाए। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि इस चुनाव में इन दोनों को सजा करिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अवसर दीजिए और पश्चिम बंगाल में पिछले 50-60 साल में जो बर्बादी हुई, उस बर्बादी से बचाने के लिए हम लोगों को सेवा करने का अवसर दे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हमारे सबको दिल का धड़कन हमारे प्रधानमंत्री, भाजपा का नेता मोदी जी को हम बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब इस जिला का अध्यक्ष वोट ऑफ थैंक्स और इस मीटिंग समापन के लिए उनको बुला रहे हैं। সম্মানীয় মঞ্চ এবং উত্তরবঙ্গ থেকে আগত বিভিন্ন জেলা থেকে এবং বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, এই সভাকে যারা সাফল্যমণ্ডিত করেছেন, তাদের প্রত্যেককেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে এই শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা, এই সাংগঠনিক জেলার যে সমস্ত কার্যকর্তা আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে
আমি মনে করি যে আপনারা আমাদের যে শ্রদ্ধেয় এবং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি